They're starting with AS17, that is segment reporting. AS17, segment reporting. What is this segment reporting? Reporting of financial information segment wise. बेसिकली ये एएस क्या रिक्वायर करता है कि अगर एक कंपनी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, मतलब एक कंपनी ए बी सी 3 प्रोडक्ट में डील करती है, तो अपने प्रॉफिट को, अपने एसेट्स को, अपनी लायबिलिटीज को ए बी सी वाइज, मतलब सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज भी क्या करे, दिखाए. अपार्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो वो प्रेजेंट करती है अपनी कंपनी की, वो तो दिखाई, साथ में वो क्या दिखाए, प्रोडक्ट वाइज भी दिखाए. अगर मान लीजिए कंपनी डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे वहां पे ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स है कंपनी के, बहुत सारे ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स हैं, और ऐसे में कंपनी को क्या रिक्वायर करता है ये स्टैंडर्ड कि आप ज्योग्राफिकल सेगमेंट वाइज अपना क्या बताइए, प्रॉफिट बताइए, अपनी रेवेन्यू बताइए, अपनी एसेट्स बताइए और लायबिलिटीज बताइए. तो इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सेगमेंट वाइज क्या किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, अगर कंपनी के एक से अधिक सेगमेंट हैं. ठीक है. रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेगमेंट वाइज so as to separately know risk and return, ताकि हमको सेपरेटली पता चले रिस्क और रिटर्न. What can this segment be? ये सेगमेंट क्या हो सकता है? This segment can be product. मेरे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और डिफरेंट लोकेशंस भी हो सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल आई एम डीलिंग इनटू 3 प्रोडक्ट, लेकिन 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका रिस्क और रिटर्न सिमिलर है. ठीक है, तो पता है हम क्या करेंगे, उन 2 प्रोडक्ट को अलग अलग बाइफरगेट नहीं करेंगे, उन 2 प्रोडक्ट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रेजेंट कर देंगे, और जो तीसरा वाला प्रोडक्ट है जिसके रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट है, उसे हम सेपरेटली प्रेजेंट कर देंगे. से फॉर एग्जांपल अ कंपनी इज ऑपरेटिंग इन 3 सिटीज, ठीक है, जिसमें से 2 सिटीज के रिस्क एंड रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, लेकिन एक थर्ड सिटी है जहां पे वो ऑपरेट एकदम डिफरेंट कंडीशंस में कर रही है, वहां की लॉज रेगुलेशन भी अलग है. ठीक है, और ऐसे में अगर वो डिफरेंट रीजन में ऑपरेट कर रही है, रिस्क एंड रिटर्न ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, ए बी लोकेशन के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रेजेंट कर देंगे और सी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अलग प्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग ये कहता है कि यू हैव टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेगमेंट वाइज, और सेगमेंट बनाना कैसे है, लुकिंग एट द रिस्क एंड रिटर्न. रिस्क एंड रिटर्न अगर डिफरेंट है आपके सेगमेंट्स का, तो आप उसे सेपरेटली प्रेजेंट कीजिए. सेगमेंट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट भी हो सकता है और ज्योग्राफिकल लोकेशन भी सेगमेंट हो सकता है. ठीक है, चलिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ अब हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू कर रहे हैं. This standard establishes principles for reporting financial information about different types of products and services an enterprise produces and different geographical location in which it operates. The standard is more relevant for assessing risk and return of a diversified or multi-locational enterprise which may not be discernible from the aggregated data. कह रहा है कि अगर एक कंपनी की डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफाइड का मतलब डीलिंग इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स, और या फिर मल्टी लोकेशनल है, बहुत सारी लोकेशन पे ऑपरेट कर रही है, तो कह रहा है जब मेरे पास एग्रीगेटेड डाटा होता है तो हमें पता नहीं चलता है वो कंपनी किस प्रोडक्ट में ज्यादा कमाती है या किस एरिया में ज्यादा अच्छा ऑपरेट कर रही है, क्योंकि हमारे पास तो डाटा क्या होता है कंपनी एज ए होल का. अगर मेरे पास एक कंपनी 5 प्रोडक्ट में डील करती है, ए बी सी डी ई, और सभी का मिला के मेरे पास कंपनी का प्रॉफिट है, तो आई डू नॉट गेट टू नो कि वो कंपनी ज्यादा कहां अच्छा परफॉर्म कर रही है, विच प्रोडक्ट में कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है. और इसके लिए हमें क्या चाहिए, सेगमेंट रिपोर्ट.
अगर हमें सेगमेंट रिपोर्ट मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी कहां पे बेटर परफॉर्म कर रही है। Scope AS17 should be applied in presenting general purpose financial statement. An enterprise should comply with the requirement of this standard fully and not selectively. If a single financial report contains both consolidated financial statement and the separate financial statement of the parent, कह रहा है मान लीजिए कि आप होल्डिंग कंपनी हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होगे, प्रेजेंट एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएल भी प्रेजेंट कर रहे होगे और अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट पीएल, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट पीएल भी बना रहे होगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है, जब एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को भी क्या करती है, अपने में मर्ज कर लेती है, तो उसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। तो कह रहा है इन केस यू आर मेंटेनिंग कंसोलिडेटेड अकाउंट एज वेल एज स्टैंड अलोन अकाउंट, तो सेगमेंट वाइज आपको कहां पे लगाना है, इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, ठीक है। And the separate financial statement of the parent segment information need to be presented only on the basis of consolidated financial statement, ठीक है। सेगमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट किसे कह रहे हैं, अगर आपके पास एक से अधिक प्रोडक्ट है जिनके रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट है, देन यू हैव बिजनेस सेगमेंट्स। एंड इन केस यू आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट लोकेशन एंड देयर रिस्क एंड रिटर्न इज डिफरेंट, देन यू हैव ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है। बिजनेस सेगमेंट कब कहते हैं, जब प्रोडक्ट की बात आती है, और ज्योग्राफिकल सेगमेंट इन केस ऑफ लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन में आप ऑपरेट करते हैं। Business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing individual product or service or a group of related product or service and that is subject to risk and return that are different from those of the other business segments. Factors that should be considered in determining whether product or services are related include, क्या कहता है, providing an individual product or service, ठीक है, that is subject to risk and return that are different। यही मेन बात है कि अगर आप प्रोडक्ट एंड सर्विस में डील करते हैं जिसका रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट है, देन यू हैव बिजनेस सेगमेंट्स। फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमिनिंग वेदर प्रोडक्ट और सर्विस आर रिलेटेड इंक्लूड, कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट और सर्विस आपकी रिलेटेड है, कहता है द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, इससे असर्टेन करेंगे कि वो प्रोडक्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न वाले हैं कि सिमिलर हैं। द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, वो तैयार कैसे होते हैं, ठीक है, मतलब तैयार होने का प्रोसीजर ही ऑल टुगेदर प्रोडक्ट का डिफरेंट है, तो भी हम क्या कह सकते हैं, दीज टू प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है। तो किन किन बेसिस पे आप सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी की बात करेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, द टाइप ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। सपोज हम दो प्रोडक्ट में डील करते हैं, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ हाई क्लास खरीदता है और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है जो लो क्लास पीपल खरीदते हैं, तो डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल भी अगर परचेज करते हैं आपके प्रोडक्ट को, तो आपका प्रोडक्ट क्या रखता है, डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न रखता है। द मेथड यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट और प्रोवाइड द सर्विस, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी उन दोनों का डिफरेंट है, देन ऑल्सो दे हैव डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न। इफ एप्लीकेबल द नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस और पब्लिक यूटिलिटीज। से फॉर एग्जाम्पल यू आर डीलिंग इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, और जिनके अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे बैंकिंग गवर्न होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, इंश्योरेंस गवर्न होता है आईआरडीए से, ठीक है। तो कह रहा है अगर अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं तो भी ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, आपके प्रोडक्ट के अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं तो आपके प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न वाले हैं, ठीक है। A single business segment does not include product or service with significantly differing risk and return। कह रहा सिंगल बिजनेस सेगमेंट वाले जो भी होते हैं बिजनेसेस, मतलब कि प्रोडक्ट ही एक है, ठीक है, तो कहता है कि उनके रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक से अधिक प्रोडक्ट भी है और रिस्क एंड रिटर्न सिमिलर है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे उसे, यू हैव ओनली वन बिजनेस सेगमेंट। जैसे कंपनी टूथपेस्ट बनाती है और टूथब्रश बनाती है, एक बात बताइए, टूथपेस्ट और टूथब्रश इन दोनों में क्या डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न है, नहीं, ऑल टुगेदर सेम कंजप्शन वाले लोग होते हैं, सेम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा, सारी चीजें ऑल टुगेदर सिमिलर होंगी, ठीक है। तो वी कैन से कि कंपनी इज डीलिंग इनटू ओनली वन बिजनेस सेगमेंट। क्लियर है। एक कंपनी कैमरा बनाती है और मोबाइल बनाती है, क्या हम इसको डिफरेंट सेगमेंट बिजनेस कहेंगे, हाँ, दोनों के रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट है, ठीक है।
हाँ, अगर एक कंपनी मोबाइल ही बनाती है लेकिन इस तरीके का मोबाइल बनाती है, एक बनाती है 500 रुपए का और दूसरा मोबाइल बनाती है 1 लाख रुपए का, तो बताए वो मोबाइल ही है दोनों, लेकिन फिर भी क्या है, कंपनी के दो बिजनेस सेगमेंट है, क्योंकि ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल उसे खरीदते हैं। 500 रुपए वाले मोबाइल का रिस्क एंड रिटर्न ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा, क्योंकि उसे परचेज करने वाले लोग भी अलग है। ठीक है। Geographical segment. Geographical segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing product or service with a particular economic environment and that is subject to risk and return that are different from those of component operating in other economic environment. कह रहा है एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना और दूसरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना, और दोनों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ठीक है, तो कहता है हम उसे ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स कहेंगे। Say for example, I am operating into UP and I am also operating into Bihar. ठीक है, बिहार की लॉज एंड रेगुलेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ठीक है, हालांकि अब तो पूरे देश में एक ही कानून है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगता है, दैट इज जीएसटी। ठीक है, लेकिन से फॉर एग्जांपल कि अभी भी लोकल और भी अपनी डिफरेंट कानून हैं जो कि हमारे डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन आई एम ऑपरेटिंग इनटू डिफरेंट स्टेट्स। तो ऐसे केस में डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या बन जाएंगे मेरे लिए, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि हम कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में ऑपरेट करते हैं और सब कुछ सिमिलर है, एक जैसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ऑपरेट करने का, तो हम क्या कहेंगे, कुल मिला के एक ही ज्योग्राफिकल सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यूपी बिहार में ऑपरेट करना एक जैसा है, दिल्ली में ऑपरेट करना डिफरेंट है। तो वैसे अगर मेरी 3 यूनिट है, वन इज इन यूपी, अदर इज बिहार एंड द थर्ड वन इज इन दिल्ली, ऐसे कि आई हैव 2 बिजनेस सेगमेंट, यूपी एंड बिहार वाला एक, ऐसे आई हैव 2 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, यूपी एंड बिहार वाला एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो गया और दिल्ली वाला डिफरेंट हो गया। Factors that should be considered in identifying geographical segments include similarity of economic and political condition. कब एक जैसा मानेंगे, मतलब कब एक ही ज्योग्राफिकल सेगमेंट कहेंगे, कह रहा है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन सेम है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशन इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, सभी ज्योग्राफिकल एरिया में ऑपरेट करने का आपस में भी रिलेशन है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, ऑपरेशन से बहुत क्लोज हैं सारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस। स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, द अंडरलाइंग करेंसी रिस्क, मतलब इन सभी फैक्टर्स पे ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्रिएट होता है। अंडरलाइंग करेंसी रिस्क का मतलब क्या है, से फॉर एग्जांपल कि हम इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं और माल बेचते हैं यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में, तो यूएस में डिफरेंट करेंसी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट करेंसी चल रही है, एक जैसा भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, एक जैसा भी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट है, तो भी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से रिस्क एंड रिटर्न क्या है, दोनों के डिफरेंट है। ठीक है, a single geographical segment does not include operation in economic environment with significantly differing risk and return. अगर आपका सिंगल ज्योग्राफिकल सेगमेंट है तो कह रहा है कि फिर आपके काम करने का रिस्क एंड रिटर्न किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में अलग नहीं होगा। ठीक है, अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट में बी अ सिंगल कंट्री, पूरा एक देश में आप ऑपरेट कर रहे हो, 100 जगह पे ऑपरेट कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि दिस इज ओनली वन ज्योग्राफिकल सेगमेंट? यस, इट इज पॉसिबल अगर सभी जगह का रिस्क एंड रिटर्न एक ही है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंट्रीज, एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो, सब मिला के क्या है, एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ठीक है, और एट टाइम्स और रीजन विद इन अ कंट्री, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंट्री के एक पर्टिकुलर रीजन में ही आपके पास क्या है, एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट। मतलब इफ यू आर ऑपरेटिंग इन महाराष्ट्र, you say कि you are having a different geographical segment and you are operating in UP, this might be a different geographical segment. लेकिन at times it is possible that the entire country, ठीक है, is one geographical segment and even at times more than one country is in geographical segment. मतलब बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि बिजनेस ऑल टुगेदर काम वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस ऑल टुगेदर डिफरेंट रिस्क रखता है और डिफरेंट रिटर्न्स देता है हमको। ठीक है, तो ऐसे में आप कहते हैं कि अलग अलग ज्योग्राफिकल सेगमेंट है जिनकी अपने अपने कंडीशंस के हिसाब से क्या होता है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डिफर करती है। कैसे डिफर कर सकती है? एक कंट्री में हम ऑपरेट करते हैं, वहां पे 50% टैक्सेस है, 50% टैक्सेस है। दूसरी कंट्री में हम ऑपरेट करते हैं, वहां पे 5% टैक्सेस है।
सिर्फ इनकम टैक्स की वजह से बताइए मेरा ऑल टुगेदर रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताइए, हम एक से अधिक देश में ऑपरेट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, सब कुछ ऑल टुगेदर सेम है, ठीक है? पब्लिक की मेंटालिटी, मेरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वहां का सब कुछ एक जैसा है। तो इवन इन मोर देन वन कंट्रीज हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो भी हम क्या कहेंगे? आई एम ऑपरेटिंग इनटू वन ज्योग्राफिकल सेगमेंट। The risk and return of an enterprise are influenced both by the geographical location of operation, where its products are produced and where its services rendering activities are based, and also by the location of customer. कह रहे geographical location का मतलब क्या क्या चीजें हैं? Geographical location का मतलब है where the products are produced, ठीक है, और the location of customer. जब हम यहां पे बोल रहे थे ना कि यहां पे लोकेशन वाइज सेगमेंट भी हो सकता है, तो लोकेशन का मतलब क्या? लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन या फिर लोकेशन ऑफ कस्टमर। हम अलग अलग देश में माल बनाते हैं, क्या इससे भी अलग अलग देशों में माल बनाना क्या डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है मेरे बिजनेस का? हाँ, क्योंकि हम अलग अलग देश में जब माल बनाते हैं तो लेबर कॉस्ट डिफरेंट है, लेबर टाइमिंग्स डिफरेंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्शन पे डिफरेंट है। तो पता है अलग अलग देश में ऑपरेट करना अपने आप में अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न रखता है, ठीक है? सिर्फ प्रोडक्शन होना, क्या माल बेचना अलग 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 जगह पे अलग अलग कंट्रीज में बेचना भी क्या डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है? क्या अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न रख सकता है? हाँ, हम जब कस्टमर्स को बेच रहे हैं तो प्रॉफिट पे जो टैक्सेस हो रहा है वो अलग अलग है, ठीक है? बेचने पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है वो कंट्री में क्या है मान लीजिए अलग अलग है। तो ऐसे केस में डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न पॉसिबल है। द डेफिनेशन अलाउज ज्योग्राफिकल सेगमेंट टू बी बेस्ड ऑन ईदर, तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट किस पे बेस्ड हो सकता है? द लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन और द लोकेशन ऑफ कस्टमर, ठीक है? द प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क अफेक्ट मोस्ट इंटरप्राइजेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड। Therefore, the organizational structure of an enterprise and internal financial reporting system are normally the basis for identifying its segment. कह रहा है कि रिस्क एंड रिटर्न को ही आपको इवैल्यूएट करना है और आपको ये बात निकाल के बाहर करनी होगी कि कौन सा सेगमेंट आपका मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है? जो आपका सेगमेंट इंपॉर्टेंट है उसे हम प्राइमरी सेगमेंट कहते हैं, और अगर आपका दूसरा सेगमेंट है जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहां पे रिस्क एंड रिटर्न थोड़ा कंपैरेटिवली कम डिफर करता है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेगमेंट। मतलब आपके यहां पॉसिबल है कि आपके यहां सिर्फ बिजनेस सेगमेंट है, पॉसिबल है, सिर्फ आपके यहां ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, ये भी पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके यहां बिजनेस सेगमेंट भी है और ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी है, अलग अलग प्रोडक्ट में डील करते हैं, अलग अलग क्या है रिस्क एंड रिटर्न, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में भी ऑपरेट करते हैं, इस वजह से वो क्या है अलग अलग ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी है, ठीक है? अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशिएशन है तो हम बिजनेस सेगमेंट्स बनाते हैं, ठीक है? और बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशंस मेरे पास अलग अलग होते हैं रिस्क एंड रिटर्न वाले, तो हम ज्योग्राफिकल सेगमेंट बनाते हैं और ज्योग्राफिकल सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करते हैं। अगर आप कहते हो सर मेरे पास तो प्रोडक्ट भी ऑल टुगेदर डिफरेंट वाले हैं रिस्क एंड रिटर्न, एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन भी ऑल टुगेदर डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न वाले हैं, तो हम कहेंगे आपको दोनों बनाना पड़ेगा। क्या क्या? बिजनेस सेगमेंट भी और ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी। एक को आप बोलेंगे प्राइमरी सेगमेंट और दूसरे को बोलेंगे अब आप सेकेंडरी सेगमेंट, ठीक है? यानी एक बार पहले आप रिपोर्ट करेंगे प्राइमरी सेगमेंट वाइज, फिर आपकी रिपोर्टिंग बंद नहीं हुई, फिर कैसे रिपोर्ट करेंगे? सेकेंडरी सेगमेंट वाइज, ठीक है? मतलब एक बार प्रोडक्ट वाइज कर दीजिए, दूसरी बार कैसे कर दीजिए? लोकेशन वाइज, अपना एसेट लायबिलिटीज लोकेशन वाइज, अपनी क्या बताइए रेवेन्यू, आपकी इनकम, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? कैसे डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी सेगमेंट कौन सा है और सेकेंडरी सेगमेंट कौन सा है? ये सारी बात डिपेंड करती है कि कहां पे आपका रिस्क एंड रिटर्न ज्यादा डिफर कर रहा है, ठीक है? अगर प्रोडक्ट ज्यादा आपका प्रोडक्ट में ऐसी वेरिएशंस ज्यादा हैं तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट को प्राइमरी सेगमेंट बना देंगे। रिपोर्टेबल सेगमेंट, व्हाट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट आपको बताएं। मान लीजिए हम 5 प्रोडक्ट में डील करते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है?
तो आप अब हमसे सीखने जा रहे हैं कुछ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम सेगमेंट को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम 5 नहीं 50 प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें से 45 प्रोडक्ट तो हमारे ऐसे हैं जिनकी रेवेन्यूज बहुत कम है, ठीक है, उनके प्रॉफिट्स बहुत कम है, तो उनको अलग अलग जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिन जिनको अलग अलग हमें रिपोर्ट करना है उन्हें कहा जाता है रिपोर्टिंग सेगमेंट, और जिनको हम कंबाइन कर देते हैं और एक साथ रिपोर्ट कर देते हैं उसे कहा जाता है रिकंसाइलिंग सेगमेंट। Did you understand what is reporting segment and what is reconciling segment? Say for example, कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है 100 करोड़ रुपया, ठीक है। तो जब हम रिपोर्टिंग सेगमेंट की और रिकंसाइलिंग सेगमेंट की प्रॉफिट जोड़ेंगे तो पता है कितना आ जाना चाहिए, वापस से 100 करोड़। रिकंसाइलिंग सेगमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि डिफरेंशियल बैलेंसिंग फिगर भी क्या हो, यहां पे सेट हो जाए, ठीक है। सभी आपके 50 सेगमेंट है तो 50 सेगमेंट को अलग अलग नहीं करना है, जो इनसिग्निफिकेंट टाइप के सेगमेंट्स हैं, ठीक है, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं मेरे, थोड़ा बहुत टर्नओवर आता है, विल जस्ट मर्ज इट, ठीक है, और उनको एक साथ रिपोर्ट कर देंगे और उसे कहा जाता है रिकंसाइलिंग सेगमेंट्स। से फॉर एग्जांपल आप 10 ज्योग्राफिकल लोकेशन में ऑपरेट कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि 10 को आपको क्या करना है, अलग अलग रिपोर्ट करना है। जो मेन हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है हम उन्हें ही क्या करेंगे, अलग से रिपोर्ट करेंगे। तो जिन्हें हम अलग से रिपोर्ट करेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, रिपोर्टिंग सेगमेंट, और जिन्हें हम अलग से रिपोर्ट नहीं करेंगे, कंबाइन करके एक साथ रिपोर्ट कर देंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा, रिकंसाइलिंग सेगमेंट्स। तो आइए एक डेफिनेशन आप देखने जा रहे हैं, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, ठीक है, और जो रिपोर्टेबल सेगमेंट से बच जाते हैं वही कहां चले जाते हैं, रिकंसाइलिंग सेगमेंट्स। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बोल लीजिए या रिपोर्टिंग सेगमेंट्स बोल लीजिए, इज वन एंड द सेम थिंग। A reportable segment is a business segment और geographical segment। reportable segment कौन हो सकता है, business segment भी हो सकता है और geographical segment भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो भी आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि आपके बिजनेस में क्या है, बिजनेस सेगमेंट है या ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। Is a business segment or geographical segment identified on the basis of foregoing definition for which segment information is required to be disclosed in A70। सेगमेंट रेवेन्यू। अब आपको रिपोर्ट क्या क्या करना होता है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। आपको रिपोर्ट करना होता है सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है, सेगमेंट इनकम, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लायबिलिटी। चार मेन चीजें, अभी इतना पढ़ लेंगे तो फिर आपको बताएंगे छोटी मोटी और क्या चीजें रिपोर्ट करनी होती है। दीज आर द मेन 4 थिंग्स दैट यू नीड टू रिपोर्ट। क्या क्या रिपोर्ट करना है आपको, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू बता दीजिए, सेगमेंट वाइज इनकम बताइए, सेगमेंट वाइज एसेट एंड सेगमेंट वाइज लायबिलिटी, ठीक है। देखिए सेगमेंट रेवेन्यू, रेवेन्यू इज व्हाट, रेवेन्यू मतलब होता है टर्नओवर, और इनकम क्या होता है, जब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करते हैं तो इनकम आती है, ठीक है। रिपोर्ट हमें ये 4 चीजें करनी है, लेकिन इन 4 चीजों को भी समझने के लिए समझाएंगे आपको 5 चीज। एक तो समझाएंगे सेगमेंट रेवेन्यू, दूसरा समझाएंगे सेगमेंट एक्सपेंस, क्योंकि सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सेगमेंट इनकम, ठीक है। रिपोर्ट करना ये 4 चीज, लेकिन इस रिपोर्टिंग के लिए रेवेन्यू और इनकम के बीच में एक चीज और आ जाएगी जिसे भी समझना होगा, एंड दैट इज सेगमेंट एक्सपेंस। रिपोर्टिंग में सेगमेंट रेवेन्यू आता है, सेगमेंट इनकम आती है, बट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सेगमेंट इनकम यू नो कि यू नीड टू नो सेगमेंट एक्सपेंस। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, यू विल गेट इनकम। तो क्या क्या अलग अलग करेंगे आप सेगमेंट वाइज, रेवेन्यू, इनकम, एसेट, लायबिलिटीज। सेगमेंट रेवेन्यू, अब यहां से ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए। आपकी जो मेजर क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। अभी तक तो बेसिक कहानी चल रही थी, एक इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज द सेगमेंट रिपोर्टिंग बेसिकली, ठीक है। सेगमेंट रेवेन्यू क्या चीज है, सेगमेंट रेवेन्यू इज द एग्रीगेट ऑफ द पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ सेगमेंट। सेगमेंट रेवेन्यू वो रेवेन्यू होती है जो आप बता सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर सेगमेंट का है। से फॉर एग्जांपल हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, मेरे पास बिजनेस सेगमेंट्स है, तो अगर आप ये कह सकते हो कि ये रेवेन्यू जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, प्रोडक्ट ए की वजह से है, तो वो क्या है, सेगमेंट रेवेन्यू है, मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए।
द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू दैट कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस टू अ सेगमेंट। कह रहा है कुछ रेवेन्यूज ऐसी होती है जो डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से नहीं होती, लेकिन आप उसको आराम से रीजनेबल बेसिस पे एलोकेट कर सकते हो कि ए प्रोडक्ट का ये है और बी प्रोडक्ट का रेवेन्यू ये है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉम्बिनेशन बेचा था ए एंड बी का कुछ, तो रेवेन्यू जो आई थी वो किसके लिए आई थी? फॉर ए एंड बी बोथ। बट ऑन अ रीजनेबल बेसिस यू कैन एलोकेट कि अगर हमें 100 रुपए मिला है तो उसमें से ए की वजह से कितना है और बी की वजह से कितना है। तो कह रहा है बांट देने के बाद जो रेवेन्यू पहुंची है वही क्या है? आपकी सेगमेंट रेवेन्यू। तो कहता है एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस भी हो सकता है। तो व्हाट इज सेगमेंट रेवेन्यू? जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू अ सेगमेंट है, या फिर दैट वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अ सेगमेंट लेकिन आपने क्या किया? एक रीजनेबल बेसिस पे उसे बांट दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है सेगमेंट रेवेन्यू है। रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से जो रेवेन्यू लेती है, मतलब एक सेगमेंट, मेरा एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो क्या करता है? माल दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी भेजता है। ठीक है, तो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन को जब माल भेजता है तो वहां से उसे पैसे मिलते हैं। कह रहा है ये रेवेन्यू भी क्या है? सेगमेंट रेवेन्यू। अगर ए ने बी को माल बेचा, ए ज्योग्राफिकल लोकेशन ने बी ज्योग्राफिकल लोकेशन को माल बेचा, तो ऐसे केस में ए ज्योग्राफिकल लोकेशन के पास जो पैसे आए वो भी सेगमेंट रेवेन्यू। ठीक है, तो सेगमेंट रेवेन्यू क्या होती है? अब कुल मिला के हम आपको बता रहे हैं, सेगमेंट रेवेन्यू होती है इंटरनल सेल एज वेल एज एक्सटर्नल सेल। मेरे पास अगर 5 ज्योग्राफिकल लोकेशन है, मतलब 5 ब्रांचेस हैं बेसिकली। ठीक है, 5 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को जो माल बेचती है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल टर्नओवर बेसिकली। ठीक है, और जब बाहर माल बेचते हैं कंपनी के तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल टर्नओवर। तो व्हाट इज दिस सेगमेंट रेवेन्यू? दैट इज इंटरनल रेवेन्यू एज वेल एज एक्सटर्नल रेवेन्यू। ये इंटरनल रेवेन्यू भी है और एक्सटर्नल रेवेन्यू भी है। ठीक है, इंटरनल रेवेन्यू कौन सी? एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को जो देता है। एक्सटर्नल रेवेन्यू मतलब कंपनी के बाहर जो माल बिकता है। ठीक है, कंपनी के बाहर जो माल बिकता है वो कैसा हो सकता है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी हो सकता है और रीजनेबल बेसिस पे बांटा हुआ भी हो सकता है। तो हम लिख दे सेगमेंट रेवेन्यू क्या होता है? इंटरनल रेवेन्यू भी होता है और एक्सटर्नल रेवेन्यू भी होता है, दोनों होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेवेन्यू। यहां पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देंगे इस वजह से क्योंकि एट टाइम्स कैलकुलेशन ही आपको करनी होती है कि सेगमेंट रेवेन्यू क्या है। तो यू मस्ट नो व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड इन सेगमेंट रेवेन्यू, व्हाट इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेगमेंट रेवेन्यू। ठीक है, सेगमेंट रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड, सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या नहीं आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि डिस्कस किया गया था AS5 में वो नहीं आएगा। व्हाट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आप उन्हें कहते हैं जो नॉर्मली, कंप्लीट कीजिए मेरा सेंटेंस, जो नॉर्मली नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हो गया उसकी वजह से नुकसान हो गया। ठीक है, आग लग गई उसकी वजह से नुकसान हो गया, या फिर अर्थक्वेक की वजह से क्या हो गया? आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, आग लग जाने की वजह से इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैन बी योर इनकम, इट कैन बी योर लॉस। ठीक है, और ये इनकम या लॉस कौन से आइटम की वजह से होते हैं? जो नॉर्मली नहीं होते। ठीक है, जो चीज नॉर्मली नहीं होती है उसकी वजह से अगर पैसे आए हैं या गए हैं तो कह रहा है ये कभी भी सेगमेंट की रेवेन्यू नहीं होती। सिंस ये सेगमेंट की रेवेन्यू की बात कर रहा है तो ये कौन सी बात कर रहा होगा? कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की बात कर रहा होगा? बेसिकली जिससे पैसे आते हैं, यानी कि ये बात कर रहा होगा इंश्योरेंस क्लेम की। इंश्योरेंस क्लेम किसका? अर्थक्वेक का। ठीक है, फायर का, इन सब का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दोनों होता है, इनकम और लॉस दोनों ही होता है। ठीक है, और इनकम और लॉस किस वजह से? जो नॉर्मली नहीं होते हैं। लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन सी बात कर रहा होगा? ये रेवेन्यू के अंदर बात कर रहा है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की सिर्फ पॉजिटिव जो आने वाली बातें हैं उसकी बात कर रहा होगा। कह रहा वो इंक्लूड नहीं होता है। यानी अब ऐसे समझिए, मेरा ज्योग्राफिकल सेगमेंट है ABCD, ज्योग्राफिकल सेगमेंट A पे अर्थक्वेक आया और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो क्या हम सेगमेंट A की रेवेन्यू दिखा दें? वो कह रहा है नहीं, ये कोई सेगमेंट A की रेवेन्यू नहीं, ये तो चांस की बात है।
अदरवाइज जो पिक्चर सामने जाएगी शेयर होल्डर के पास, अदर इन्वेस्टर के पास, स्टेक होल्डर्स के पास, तो पता है वो क्या समझेंगे कि ए में लग रहा है ज्यादा कमाई होती है, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू वहां दिख रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये कभी कभार होने वाले आइटम है, ये कंपनी में ले जाइए सीधे। दिस इज टू बी टेकन टू कंपनीज अकाउंट एंड नॉट टू द सेगमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर देखिए क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एडवांसेस और लोन टू अदर सेगमेंट अनलेस द ऑपरेशन ऑफ द सेगमेंट आर प्राइमरी ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कह रहा है एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को पैसे दिए, या एक सेगमेंट ने क्या किया, कहीं बाहर पैसे इन्वेस्ट किए, उससे इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह की इनकम आ गई, तो कह रहा है ये इनकम सेगमेंट की नहीं होती है, अनलेस सेगमेंट का काम ही क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज करना। पता है ये सेगमेंट क्या है मेरे, फाइनेंशियल कंपनी है हम, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट करना यही मेरा काम है, हर सेगमेंट यही काम ही करता है, पैसे लगाना, तब तो जो इनकम आ रही है वो सेगमेंट की इनकम है। अदरवाइज इंटरेस्ट वगैरह की इनकम आना, डिविडेंड की इनकम आना, ये सेगमेंट की इनकम नहीं कहलाएगी, सेगमेंट की रेवेन्यू नहीं कहलाएगी। गेन ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑन इन्वेस्टमेंट पे भी जो गेन हुआ है वो सेगमेंट की रेवेन्यू नहीं है। तो आपको याद रहेगा सेगमेंट की रेवेन्यू क्या क्या नहीं होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं होती है, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट बेच देने पे गेन होता है वो नहीं होता है। आइए सेगमेंट एक्सपेंस पढ़ते हैं। सेगमेंट एक्सपेंस हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप सेगमेंट इनकम निकाल सके। ठीक है, और सेगमेंट इनकम निकलता कैसे, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस करके। सेगमेंट एक्सपेंस क्या है, कहेगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जो खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एक सेगमेंट का। फिर कहता है वो खर्चा जो हमने रीजनेबल बेसिस पे बांट दिया है, एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस। वही जो बात रेवेन्यू के लिए कह रहा था ना, वही खर्चे के लिए भी कह रहा है। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, कह रहा है जो डायरेक्टली बटा हुआ है, दूसरा जो हमने बांट दिया है, और तीसरा क्या बोलेगा, कहेगा जो आप एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांजैक्शन करते हो तो रेवेन्यू आती है, तो साथ में कुछ खर्चे भी तो लगते होंगे उसकी वजह से। ठीक है, तो इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन की वजह से जो खर्चे हैं वो भी सेगमेंट के खर्चे हैं, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन विथ अदर सेगमेंट। ठीक है, एक्सपेंसेस जो अदर सेगमेंट के साथ ट्रांजैक्शन करने की वजह से लगते हैं। बताइए दूसरे सेगमेंट के साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या वो सेगमेंट रेवेन्यू होती है? कंपनी के अंदर ही एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से ट्रांजैक्शन करेगा, क्या वो सेगमेंट रेवेन्यू होती है? हाँ होती है। और ऐसे ट्रांजैक्शन को करने में जो खर्चा लगता है वो क्या होता है, सेगमेंट एक्सपेंस। सेगमेंट एक्सपेंस में क्या क्या नहीं आएगा। अच्छा, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को कितने रुपए में माल बेचेगी, कॉस्ट पे, कॉस्ट से नीचे पे, या कॉस्ट से ऊपर पे, किसी पे भी बेच ले, ये बात कहां स्टैंडर्ड कहता है? ये तो धंधा करने का आपस अपना तरीका है, जैसे करना चाहे वैसे करे। ठीक है, क्या सेगमेंट रिपोर्टिंग हमें ये बता रहा है कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को माल कितने पे बेचेगी? अरे ये नहीं बता रहा, वो हमें बता रहा है सेगमेंट को रिपोर्ट क्या क्या करना है। ठीक है, कभी भी दाएं बाएं हम ले जाने की भी कोशिश करें तो होइएगा नहीं। ठीक है, इस स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, ये स्टैंडर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को माल देती भी है कि नहीं देती है, ये क्यों बताने चलेगा कि कितने में देना है। ठीक है, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात कर रहा है। सेगमेंट एक्सपेंसेस डज नॉट इंक्लूड, सेगमेंट एक्सपेंस डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या नहीं आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं आएगा। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इनटू सेगमेंट एक्सपेंस? क्या हो सकता है, अर्थक्वेक, फायर, इन सब की वजह से लॉस, ये सब नहीं आएगा। इंटरेस्ट का खर्चा भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने लोन से एडवांस ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है तो वो नहीं आएगा, अनलेस आप पता हो फाइनेंशियल एक्टिविटीज ही करते हो, तब इंटरेस्ट वगैरह के खर्चे सेगमेंट के खर्चे होंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आएगा। इनकम टैक्स का खर्चा नहीं आएगा। इनकम टैक्स का खर्चा किसका बोलेंगे, कंपनी का खर्चा, वो सेगमेंट का खर्चा नहीं। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, हेड ऑफिस का खर्चा है, ये सब खर्चे कंपनी के खर्चे हैं। ठीक है, एंड अदर एक्सपेंसेस दैट अराइज एट एन एंटरप्राइज लेवल एंड रिलेट टू द एंटरप्राइज एज अ होल,
जो भी खर्चे इंटरप्राइज लेवल पे होते हैं और इंटरप्राइज को रिलेट करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को रिलेट नहीं करते हैं, कह रहा है वो खर्चे कभी भी सेगमेंट एक्सपेंस नहीं कहलाएंगे। However, the costs are sometimes incurred at an enterprise level on behalf of a segment. लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि खर्चे कहां हुए हैं, कंपनी की हेड ऑफिस में, लेकिन दैट एक्सपेंस वाज रिलेटिंग टू अ सेगमेंट। हुआ है हेड ऑफिस में खर्चा, हेड ऑफिस ने किया है खर्चा, लेकिन सेगमेंट से रिलेटेड खर्चा किया है, तो कह रहा है क्या वो सेगमेंट एक्सपेंस में डालेंगे? हाँ डालेंगे। Such costs are part of segment expenses if they relate to the operating activities of the segment. वो खर्चा सेगमेंट एक्सपेंस में डाला जाएगा अगर वो किसी सेगमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट करता है, एंड इफ दे कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और एलोकेटेड टू द सेगमेंट ऑन अ रीजनेबल बेसिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने सेगमेंट रेवेन्यू और सेगमेंट एक्सपेंस दोनों में ये पढ़ा कि खर्चा अगर रीजनेबल बेसिस पे बांटा गया तो वो सेगमेंट रेवेन्यू या सेगमेंट एक्सपेंस है, लेकिन वो वही रेवेन्यू और खर्चे बांटे जाएंगे जो सेगमेंट को रिलेट करते हैं। ठीक है, ये नहीं कोई भी खर्चा एक बेसिस लिया और बांट दिया। जो खर्चे कंपनी के हैं, जो रेवेन्यू कंपनी की है, वो नहीं बांटे जाएंगे। ठीक है, सेगमेंट रिजल्ट क्या है? सेगमेंट रिजल्ट इज द सेगमेंट रेवेन्यू लेस सेगमेंट एक्सपेंस। ठीक है, सेगमेंट एसेट्स क्या होते हैं? अब देखिए, जैसे कंपनी की हेड ऑफिस है, वहां पे कंप्यूटर लगा हुआ है, तो ये कोई सेगमेंट की एसेट नहीं है। सेगमेंट की एसेट क्या होती है? सेगमेंट की एसेट उस एसेट को कहा जाता है जिसे वो एसेट, जिसे वो सेगमेंट क्या करता है? पर्टिकुलरली खुद यूज करता है। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर एसेट को एक से अधिक सेगमेंट यूज कर रहे हैं, 3 सेगमेंट यूज कर रहे हैं, आउट ऑफ माई सेवरल सेक्टर्स, 3 सेगमेंट उसे यूज कर रहे हैं उस एसेट को, तो हम उस एसेट को क्या कर सकते हैं? रीजनेबली बांट सकते हैं तीनों। Segment assets are those operating assets that are employed by the segment in its operating activities and that either are directly attributable to the segment and can be allocated to the segment on a reasonable basis. कह रहा है that are employed by the segment, वो asset which are employed by the segment in its operating activities, वही क्या होते हैं? सेगमेंट एसेट होते हैं। वो एसेट जिसे एक पर्टिकुलर सेगमेंट अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज करता है, वो क्या होते हैं? सेगमेंट एसेट। या फिर अगर एक से अधिक सेगमेंट किसी एसेट को यूज करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? ऐसे केस में बांट लेते हैं आपस में। ये एसेट अगर 10 लाख रुपए की है, 4 लोग मिलकर यूज कर रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए की सभी की एसेट बोल दो। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसी एसेट को मत बांटिएगा जो डायरेक्टली रिलेटेड है ही नहीं सेगमेंट से। जैसे अकाउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर लगा हुआ है ऑफिस में, तो अकाउंटिंग तो सभी की हो रही है, वो किसी से रिलेट कोई ना कर रहा है पर्टिकुलर सेगमेंट से। ठीक है, उसकी कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड वो एसेट नहीं है, तो वो एसेट किसकी है? कंपनी की है। ठीक है, इफ द सेगमेंट रिजल्ट ऑफ एन सेगमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, अगर मान लीजिए सेगमेंट इनकम में, सेगमेंट की रेवेन्यू में बेसिकली क्या है? इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम आ रही है, तो कह रहा है उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट सेगमेंट एसेट में आएगा। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें, इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम सेगमेंट रेवेन्यू में आती ही नहीं है। ठीक है, कब आती है? जब उनकी एक्टिविटीज फाइनेंशियल नेचर की होती है। कह रहा है अगर उनकी एक्टिविटीज फाइनेंशियल नेचर की होगी तो इंटरेस्ट और डिविडेंड सेगमेंट रेवेन्यू में जाएगा, तो कह रहा है जिस इन्वेस्टमेंट पे ये सब आ रहा है वो सेगमेंट एसेट में भी जाएगा। अगर सेगमेंट रेवेन्यू में इंटरेस्ट और डिविडेंड गया तो रिलेटेबल इन्वेस्टमेंट कहां चला जाएगा? इन द सेगमेंट एसेट। A segment asset include the related receivable, loan, investment और other interest और dividend generating asset। मतलब जिस पे भी इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह आ रहा है वो सारी एसेट सेगमेंट एसेट में भी जाएगी। सेगमेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट। व्हाट इज इनकम टैक्स एसेट? ये आपको पढ़ने को मिलेगा AS 22 में। ठीक है, इनकम टैक्स एसेट क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं DTA। ये कहां सीखेंगे आप पता है? AS 22 में। अभी आगे बढ़ जाते हैं। यूल जस्ट रिमेंबर डेफर्ड टैक्स एसेट, ये हम लोग सीख लेंगे AS 22 में। ये सेगमेंट एसेट नहीं होता, राइट? एसेट यूज फॉर जनरल एंटरप्राइज और हेड ऑफिस पर्पसेस,
जनरल एंटरप्राइज या फिर हेड ऑफिस पर्पस के लिए यूज होने वाली एसेट सेगमेंट एसेट नहीं होती। सेगमेंट लायबिलिटी एकदम वही बात करेगा जो सेगमेंट एसेट में कहा किया है। सेगमेंट लायबिलिटी क्या बोलेगा, कहेगा वो लायबिलिटी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से हुई है किसी सेगमेंट के, ठीक है। या फिर अगर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल नहीं है तो कैसा होना चाहिए, कैन बी एलोकेटेड, ऐसा हो। मतलब लायबिलिटी अगर डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की नहीं है, 2-3 सेगमेंट की मिला के वो लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो दोनों तीनों में बांट लीजिए रीजनेबल बेसिस पे, ठीक है। इफ द सेगमेंट रिजल्ट, अच्छा मान लीजिए आपने सेगमेंट खर्चों में पता है क्या लिया है, आपने सेगमेंट के खर्चों में इंटरेस्ट का खर्चा, डिविडेंड का खर्चा लिया, ठीक है। इंटरेस्ट का खर्चा और डिविडेंड का खर्चा लिया है, तो जिस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, जिस पे भी आप वो रिटर्न पे कर रहे हो, कह रहा है वो में जो जिस पे भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपकी क्या है, सेगमेंट लायबिलिटी। If the segment result of a segment includes interest expenses, segment liability include relatable interest bearing liabilities. हालांकि यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट वर्ड यूज कर रहा है, इसलिए क्योंकि डिविडेंड हम पे करते हैं शेयर कैपिटल पे और शेयर कैपिटल लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। एसेट साइड में जब हम बात कर रहे थे तो कैसे बोल रहे थे, जिसपे भी डिविडेंड और इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों बोल रहे थे, ठीक है। हम कह रहे थे डिविडेंड और इंटरेस्ट जो आ रहा है वो अगर सेगमेंट रेवेन्यू है, तो जिसपे भी डिविडेंड और इंटरेस्ट आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट है, अब कहां जाएगा, सेगमेंट एसेट। अब खर्चे के समय क्या बोल रहे हैं, जहां पे भी हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कह रहे हैं जिस चीज पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आपकी क्या है, लायबिलिटी, ठीक है। बताइए क्यों डिविडेंड यहां नहीं बोला, क्योंकि डिविडेंड आप देते हैं शेयर कैपिटल पे और शेयर कैपिटल लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल को हम शेयर कैपिटल ही बोलते हैं, उसे हम लायबिलिटीज नहीं बोलते, ठीक है। और यहां रिपोर्ट क्या करना होता है, लायबिलिटीज, ठीक है। एक बात बताइए, कंपनी 5 प्रोडक्ट में डील करती है, तो क्या अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को भी 5 भाग में डिवाइड कर पाएगी, नहीं, शेयर कैपिटल तो जितनी है उतनी ही है, ठीक है। उसे कैसे हम सेगमेंट वाइज बांट लेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंट लायबिलिटीज इंक्लूड ट्रेड एंड अदर पेबल्स। सेगमेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ जाएगा, यानी क्रेडिटर्स वगैरह आपके आ जाएंगे, ठीक है। एक्रूड लायबिलिटीज, कस्टमर के एडवांसेस, प्रोडक्ट वारंटी प्रोविजन। अब प्रोडक्ट वारंटी प्रोविजन आपने बनाया है तो वो भी आप डिवाइड बता सकते हो किसकी वजह से कितना बनाया है। प्रोडक्ट ए बी सी डी है तो ए का जो अभी प्रोविजन आप बनाए हो वारंटी प्रोविजन, वो ए में दिखा दीजिए, बी की वजह से जो वारंटी प्रोविजन बनाया वो बी में दिखा दीजिए, ठीक है। And other claims relating to the provision of goods and services. Segment liabilities do not include income tax liabilities. इनकम टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। इनकम टैक्स कंपनी का खर्चा कहलाएगा, इनकम टैक्स लायबिलिटीज यहां नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी सी बात है, ये याद भी रहेगा, इनकम टैक्स लायबिलिटी जितना पेबल होता है इनकम टैक्स, वो सेगमेंट लायबिलिटी में नहीं आता, और इनकम टैक्स का खर्चा खर्चे में नहीं आता। ये देखिए, इनकम टैक्स का खर्चा खर्चे में नहीं आता, ठीक है। और जो पेबल होता है वो लायबिलिटी में नहीं आता। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज दैट आर इंकर्ड फॉर फाइनेंसिंग रेदर देन ऑपरेटिंग पर्पसेस। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वगैरह आपकी होती है, बोरोइंग्स वगैरह जिसको आपने फाइनेंस के लिए लिया है, कंपनी को फाइनेंस करने के लिए, वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से ऑपरेशंस रिलेटेड नहीं है, वो लायबिलिटी आपकी, तो कह रहा है वो सब कंपनी की लायबिलिटी है। कोई दिक्कत किसी को। एसेट एंड लायबिलिटीज दैट रिलेट जॉइंटली टू 2 or more segments should be allocated to segment if and only if their related revenues and expenses also are allocated to those segments. कह रहा है एसेट एंड लायबिलिटीज को आप क्या कीजिएगा, एक से अधिक सेगमेंट में बांट दीजिएगा अगर उस एसेट और लायबिलिटीज से आने वाली रेवेन्यू और खर्चे भी आपने क्या किए हैं, एलोकेट किए हैं, बांटे। कह रहा है कि अगर एक एसेट से, ठीक है, कोई इनकम आई है और इनकम में दिख रही है, तो कह रहा है उसका क्या कीजिए आप, एसेट को भी बांट दीजिए, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर लायबिलिटी है, ठीक है, वो लायबिलिटी जिस खर्चे की वजह से क्रिएट हुई है, वो खर्चा आपने क्या किया है, बांटा हुआ है, ठीक है, तो वो लायबिलिटी भी क्या कीजिए, बांट दीजिए, ठीक है। लायबिलिटी क्यों क्रिएट हुई है, बिकॉज ऑफ एन एक्सपेंस,
ठीक है। तो कह रहा है एक्सपेंसेस तो आपने बांट रखे हैं अलग अलग सेगमेंट में ऑन अ रीजनेबल बेसिस, तो लायबिलिटी भी ऑन अ रीजनेबल बेसिस क्या कीजिए, बांट दीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिटरमिनिंग सेगमेंट एक्सपेंस। एक बात बताइए, क्या इंटरेस्ट को सेगमेंट का खर्चा कहा जाता है? क्या पढ़ा है अभी तक आपने? नहीं, लेकिन कभी कभी कहा जाता है। कब? जब उसके फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। द इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू ओवरड्राफ्ट एंड अदर ऑपरेटिंग लायबिलिटीज आइडेंटिफाइड टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, शुड नॉट है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ सेगमेंट एक्सपेंस अनलेस, अगर वर्ड अनलेस यूज कर लिए इसका मतलब अब आगे क्या बोलने वाले हैं, शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। अनलेस द ऑपरेशन ऑफ द सेगमेंट आर प्राइमरी ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर, मतलब अगर फाइनेंशियल नेचर के हैं तो आप क्या कीजिए, इंटरेस्ट का खर्चा खर्चे में डालिए। और अनलेस द इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड एट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, या फिर वो जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ते हो। क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट का खर्चा कब सेगमेंट एक्सपेंस कहलाएगा? कह रहा है या तो आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंटरेस्ट को जोड़ते हो तब, और या फिर आपका ट्रांजैक्शन ही फाइनेंशियल नेचर का है। एक बात बताइए, क्या हम लोन वगैरह लेते हैं तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ देते हैं उस इंटरेस्ट को? यस, जोड़ते हैं, आप भूल रहे हैं। जोड़ देते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में व्हेन द इन्वेंट्री इज अ क्वालिफाइंग इन्वेंट्री। क्वालिफाइंग इन्वेंट्री क्या होता है? वो इन्वेंट्री को क्वालिफाइंग इन्वेंट्री बोला जाता है विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इन गेटिंग रेडी। फॉर एग्जाम्पल, हमने AS2 में ये बात आपको बता रखी है कि अगर मान लीजिए हम क्रूज बनाते हैं, ठीक है, क्रूज कितने का होता है? मल्टी बिलियन रुपीस का होता है, ठीक है। क्या क्रूज की दुकानें ऐसी होती हैं कि दुकान में 5-6 क्रूज लगा रखे हैं, कोई आता है हमसे बोलता है काले रंग वाला क्रूज दे दीजिए, नीले रंग का क्रूज दे दीजिए और निकाल के दे देते हैं? नो, इट्स अ मल्टी बिलियन रुपीस जो हमसे क्रूज खरीदेगा, पता है वो हमें स्पेसिफिकेशन देगा और हम उसे 3 साल बाद बना के क्या करेंगे, क्रूज डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो हम क्रूज पहले बनाने के लिए क्या करेंगे, वो मल्टी बिलियन रुपीस का क्या लेंगे, पहले तो लोन लेंगे, उसकी जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो सब कहां डाल देंगे, इन्वेंट्री में जोड़ देंगे। याद आया आपको सब क्वालिफाइंग एसेट्स? मान लीजिए हम एयरक्राफ्ट में डील करते हैं, हम फ्लाइट्स बनाते हैं, तो क्या फ्लाइट बनाने वाली कंपनी फ्लाइट बना बना के रखी रहती है अपने पास? ठीक है, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो ही ना है कि विजय माल्या पहुंचेंगे किंगफिशर फ्लाइट के लिए और कहेंगे कि एक काम करो यार, 2 सीट कम कर दो, इसमें से थोड़ी छोटी चाहिए थी हमको। नहीं, स्पेसिफिकेशन देंगे, उसके हिसाब से फिर फ्लाइट रेडी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि फ्लाइट पहले से बना के कोई दुकानदार रखा रहता है अपने पास, ठीक है, और जो बनाएगा वो क्या करेगा, पहले लोन वगैरह लेता है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट वहां पे कैपिटलाइज कर देता है, इन्वेंट्री में जोड़ देता है, ठीक है। तो यहां हम लिख दें, आपको याद आ जाएगा, ये सब AS2 में आपने पढ़ा था, याद है? क्वालिफाइंग इन्वेंट्री, क्वालिफाइंग इन्वेंट्री में हम जोड़ देते हैं। तो कह रहा है कि जो कंपनियां क्वालिफाइंग इन्वेंट्री बनाती हैं और उसमें जोड़ देती हैं, उनके लिए इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है, सेगमेंट एक्सपेंस है। बेसिकली अब तो इंटरेस्ट सेगमेंट एक्सपेंस इसलिए भी कहलाएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट प्रोडक्शन का खर्चा हो गया ना, तो तब तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का खर्चा हो ही गया वो। ठीक है, एक बात बताइए, हमने आपको बताया था क्वालिफाइंग इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन। बताइए, जो कंपनियां ट्रक बना रही हैं, क्या उनके लिए ट्रक क्वालिफाइंग इन्वेंट्री है कि नहीं है? नहीं। क्या ट्रक बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता है? नहीं लगता है। जो कंपनी ट्रक बना रही है वो एक दिन में कई 100 ट्रक बना रही होगी, ठीक है। न जाने हमारे हिंदुस्तान में एक दिन में न जाने कितनी ट्रक बिक जाती होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जो कंपनियां कार बना रही हैं होंगी, क्या वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम देती होंगी? नहीं। सिर्फ धनतेरस के दिन एक एक शहर में न जाने कितनी 1000 कार बिक जाती है, ठीक है। तो वो कंपनियां जो कार बनाती है वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लेती है, उनकी प्रोडक्शन मासेस में होती है, एक एक दिन में कई कई कार बाहर आती है मार्केट में, ठीक है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहां कहते हैं? वो कंपनी जो एक इन्वेंट्री बना रही है वो बहुत दिनों तक बनाएगी उसी को,
तब कहते हैं कि इट इज टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। In case interest is included as part of the cost of inventories where it is so required as per AS 16, read with AS 2. बताइए, ये बात दोनों ही जगह लिखी हुई है। AS 16 बेसिकली है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है। AS 16 में भी इसका रेफरेंस लिया गया है कि अगर आप इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं क्वालिफाइंग इन्वेंट्री के लिए तो क्या होगा। और AS 2 क्या है, इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री में भी बताया गया कि अगर इंटरेस्ट आप पे करते हो किसकी वजह से, इन्वेंट्री की वजह से, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो द रेफरेंस फॉर दिस क्वालिफाइंग इन्वेंट्री एंड एडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन रेफर्ड बोथ इनटू AS 16 एज वेल एज AS 2. And those inventories are part of the segment assets of a particular segment. Such interest should be considered as a segment expense. क्या कह रहा है? मान लीजिए आप क्वालिफाइंग आइटम बना रहे हो, क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हो। ठीक है। यू आर नॉट मेकिंग क्वालिफाइंग इन्वेंट्री, यू आर मेकिंग क्वालिफाइंग एसेट्स। क्या होता है क्वालिफाइंग इन्वेंट्री और क्या होता है क्वालिफाइंग एसेट? अगर वो आइटम बना के बेच दिए तो इन्वेंट्री, और वही आइटम खुद रख लिए तो क्वालिफाइंग एसेट। से फॉर एग्जांपल हम किंगफिशर कंपनी ऑफ फ्लाइट हम खुद ही बना रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है फिर? क्वालिफाइंग एसेट। अगर हम किंगफिशर कंपनी नहीं है, फ्लाइट बना रहे हैं, तो बना के किसी एयरलाइंस वाले को बेचेंगे, तो हम क्या बना रहे हैं? क्वालिफाइंग इन्वेंट्री। ठीक है। तो क्वालिफाइंग एसेट और इन्वेंट्री में कोई अंतर नहीं है। अगर वो बनाने के बाद मेरे लिए कैपिटल एसेट है तो क्वालिफाइंग एसेट हो गया, अब बनाने के बाद बेच देंगे तो क्वालिफाइंग इन्वेंट्री है। एक पर्टिकुलर आइटम किसी के लिए एसेट होता है, दूसरे के लिए इन्वेंट्री होता है, आप भी जानते हैं। ठीक है। मशीन जो कंपनी बना रही है उसके लिए तो क्या है? इन्वेंट्री। और जो खरीद रहा है मशीन फर्दर प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए क्या है? कैपिटल एसेट, एसेट है। ठीक है ना। तो हम क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि अगर आपने क्वालिफाइंग एसेट तैयार किया है तो जितना भी इंटरेस्ट वगैरह पे किए होगे उसकी वजह से वो सब क्या किए होगे? क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज किए होगे। ठीक है। कह रहा है कि अगर वो एसेट क्या है आपका? सेगमेंट एसेट है जो तैयार हुआ है, तो इंटरेस्ट का खर्चा क्या है? सेगमेंट का खर्चा है। तो इंटरेस्ट को हम सेगमेंट का ही खर्चा मानेंगे अगर वो एसेट जो तैयार हुई है उस खर्चे से, वो क्या है? एक सेगमेंट की एसेट। And those inventories are part of segment assets of a particular segment. Such interest should be considered as a segment expense. In this case, the amount of such interest and the fact that the segment result has been arrived at after considering such interest should be disclosed by way of note to the segment result. और अगर मान लीजिए आपने क्या किया है कि क्वालिफाइंग इन्वेंट्री प्रिपेयर की है जिसमें इंटरेस्ट के खर्चे को आपने क्या किया है? सेगमेंट का खर्चा माना है, तो ये बात आपको नोट्स टू अकाउंट में बतानी भी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्ट का खर्चा सेगमेंट एक्सपेंस में नहीं जाता है। तो अगर आप सेगमेंट एक्सपेंस में ले गए हो इंटरेस्ट का खर्चा, तो ये बात आपको क्या करनी होगी? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी होगी बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। देखिए, ये जो सेगमेंट रिपोर्टिंग होगी, अगर आपके ज्योग्राफिकल सेगमेंट और बिजनेस सेगमेंट दोनों ही क्या हैं? आपके बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो ऐसे केस में एक को आप प्राइमरी सेगमेंट बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेगमेंट। तो आपको बेसिकली एक ही रिपोर्ट में डबल रिपोर्टिंग करनी पड़ जाती है। एक बार आप प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट करते हैं और दूसरी बार ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज। पहले किसको रिपोर्ट करते हैं? ऊपर उसे रिपोर्ट करते हैं जिसे आप प्राइमरी सेगमेंट बोलते हैं, और नीचे फिर हेडिंग देते हैं सेकेंडरी सेगमेंट, और उसमें रिपोर्ट करते हैं उस सेगमेंट को जिसे आप बेसिकली लोअर रिस्क एंड रिटर्न मानते हैं कि यहां पे क्या है? डिफरेंशिएशन है। ठीक है। द डोमिनेंट सोर्स एंड नेचर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एन एंटरप्राइज शुड गवर्न वेदर इट्स प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट विल बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। कह रहा है डोमिनेंट क्या है? ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है। नेचर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न कहां पे ज्यादा डोमिनेंट है? ठीक है। डोमिनेंट का मतलब कहां ज्यादा फ्लक्चुएट करता है? ठीक है। उसे आप प्राइमरी सेगमेंट मान लीजिए। इफ द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एन एंटरप्राइज आर अफेक्टेड प्रीडोमिनेंटली बाय द डिफरेंसेस इन प्रोडक्ट
कह रहा है कि कंपनी का रिस्क एंड रिटर्न ज्यादा प्रोडक्ट की वजह से डिफर करता है, ज्यादा प्रोडक्ट की वजह से रिस्क एंड रिटर्न डिफर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा बिजनेस सेगमेंट जो है वो क्या है, प्राइमरी सेगमेंट, और ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या है, सेकेंडरी सेगमेंट। क्या प्राइमरी और सेकेंडरी होना जरूरी है, दोनों ही हो? नहीं, ये तो हम तब बोल रहे हैं जब आपके दोनों सेगमेंट्स हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे बिजनेस सेगमेंट क्या है, सिर्फ वही रिस्क एंड रिटर्न को फ्लक्चुएट करते हैं, आई हैव ओनली बिजनेस सेगमेंट, एंड इट मे बी पॉसिबल आई हैव ओनली ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। Its primary format for reporting segment information should be business segment with secondary information reported geography. कह रहा है तो ऐसे केस में प्राइमरी बिजनेस कर दीजिए और सेकेंडरी ज्योग्राफिकली कर दीजिए। Similarly, the risk and return of an enterprise are by the fact that it operates in different countries or other geographical areas. Its primary format for reporting segment information should be geographical segment. उल्टी बात कर लिया। कह रहा मान लीजिए आप कई देशों में ऑपरेट कर रहे हो, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में ऑपरेट कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका प्राइमरी सेगमेंट क्या बन सकता है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट, और प्रोडक्ट अगर कम डोमिनेंट है तो ऐसे केस में वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सेगमेंट। मान लीजिए आपने बिजनेस सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आपकी बिजनेस सेगमेंट है, आप कहते हो कि प्रोडक्ट की वजह से मेरे रिस्क एंड रिटर्न डिफर करते हैं। आप 10 प्रोडक्ट में डील करते हो, तो क्या सभी को रिपोर्ट भी करना है? नहीं, ठीक है। अगर आपका बिजनेस सेगमेंट है तो आपको प्रोडक्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन सभी प्रोडक्ट की रिपोर्टिंग करनी है ऐसा नहीं है, अलग अलग, ठीक है। जितनों की आप अलग अलग रिपोर्टिंग करेंगे उसे कहेंगे हम रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब आपको यह सिखाया जा रहा है कैसे आइडेंटिफाई करें, किसको अलग अलग करें और किसको रिकंसाइलिंग सेगमेंट में डाल दें, ठीक है। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है इसके लिए, मतलब क्वांटिटी बेस्ड जितना बड़ा फिगर होगा उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसे हमको अलग से रिपोर्ट करना है या फिर रिकंसाइलिंग सेगमेंट में डाल देना है, ठीक है। A business segment or geographical segment should be identified as a reportable segment if its revenue की बात हो रही है, revenue from sales to external customer। ध्यान दीजिएगा, सेगमेंट रेवेन्यू क्या होती है आप बताएंगे, इंटरनल सेल्स ओनली, एक्सटर्नल सेल्स ओनली, या बोथ द सेल्स? बोथ द सेल्स, ठीक है। लेकिन यहां पे कौन सी रेवेन्यू की बात कर रहा है, कहता है कि हम कैसे बताएंगे कि ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है कि नहीं, कहता है हम देखेंगे उसकी रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर। उस सेगमेंट रेवेन्यू में से इंटरनल हटा दीजिए, सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू देखिए कितनी है। फ्रॉम द ट्रांजेक्शन विथ अदर सेगमेंट्स, revenue from sales to external customer and from transaction with other segment। ट्रांजेक्शन विथ अदर सेगमेंट भी उसमें क्या कीजिए, ले लीजिए, इज 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑफ ऑल सेगमेंट। 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू, कुल मिला के ये कह रहा है अगर सेगमेंट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू की 10% या उससे ज्यादा है तो ऐसे केस में वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। बात समझ में आ गई? मतलब मेरी टोटल रेवेन्यू मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है, तो जिस भी सेगमेंट की रेवेन्यू 10 करोड़ या उससे ज्यादा होगी वो सब रिपोर्टेबल सेगमेंट है। सबका अलग अलग दिखाना होगा। क्या अलग अलग दिखाना होगा? सेगमेंट रेवेन्यू अलग अलग दिखाना होगा? नहीं, सारी चीजें अलग अलग दिखानी होगी। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट इनकम, बेसिकली उसको सेगमेंट रिजल्ट बोलते हैं, अभी सीखेंगे हम लोग। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लायबिलिटीज और कुछ चीजें और, ठीक है, वो बन जाएगा बेसिकली रिपोर्टेबल सेगमेंट। इट्स सेगमेंट रिजल्ट, अगर सेगमेंट रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। इफ सेगमेंट रिजल्ट वेदर प्रॉफिट और लॉस है, ये वेदर प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर। इसका क्या मतलब है? अगर प्रॉफिट टोटल आता है 10 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट आता है 10 करोड़ रुपए, तो जिसका भी सेगमेंट का प्रॉफिट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है वो सभी क्या है? रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा, अगर किसी का प्रॉफिट और किसी का लॉस है तो ऐसे में कैलकुलेशन डिफर कर जाएगी। और जो कह रहा है सुनिए, सेगमेंट रिजल्ट वेदर प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट और the combined result of all segment in loss, whichever is greater in absolute amount।
आइए एग्जांपल से समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए मेरे सेगमेंट्स क्या क्या है, ए बी सी डी ई, ठीक है। इसका प्रॉफिट है 10 करोड़, इसका है -8 करोड़, इसका है -6 करोड़, इसका है 3 करोड़ और इसका है 1 करोड़। ये तो 0 हो जा रहा है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो बताइए कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का क्या हो जाएगा, टोटल कर लीजिए। 10 3 13 1 14, 14 में से 12 गया, 2 करोड़ रुपया। ठीक है, तो सेगमेंट रिजल्ट कह रहा था कि 10% ऑफ द कंपनीज रिजल्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो ये 2 करोड़ का 10% नहीं देखना है। क्या कह रहा था, फिर से पढ़ते हैं। कह रहे थे कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट वाले सेगमेंट है उसका कंबाइंड रिजल्ट बताओ। प्रॉफिट वाले सेगमेंट ये 3 है, इसका कह रहा है कंबाइंड रिजल्ट बताओ। 10 3 13 1 14 करोड़। फिर कह रहा है दूसरा, द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन लॉस, लॉस वाले सेगमेंट का कंबाइंड रिजल्ट बताओ। 8 और 4 12 करोड़। फिर क्या बोल रहा है उसके बाद, विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 14 करोड़। तो कह रहा है 14 करोड़ पकड़ लो। इसके 10% से ज्यादा, इसके 10% से ज्यादा यानी 1.4 करोड़ से ज्यादा जिसका भी प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट या लॉस दोनों, ठीक है, 1.4 करोड़ से जिसका भी ज्यादा प्रॉफिट या लॉस है, आप उसे क्या कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। तो ए रिपोर्ट हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, ई नहीं होगा, बस ये नहीं है रिपोर्टेबल सेगमेंट। अच्छा, अब एक बात और बता दें, अगर एक बस बच जाता है ना तो सारे ही रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिकंसाइलिंग सेगमेंट जैसा कुछ रहा ही नहीं। रिकंसाइलिंग में भी क्या बचा, ई तो बचा बस, तो वो भी सेपरेटली ही रिपोर्ट हो गया। समझ में आई बात सबको, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो सेगमेंट रेवेन्यू क्या होनी चाहिए, 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू। सेगमेंट रिजल्ट कितना होना चाहिए, 10% और मोर ऑफ द सेगमेंट रिजल्ट। कैसे लेंगे सेगमेंट रिजल्ट, प्रॉफिट की अलग टोटल, लॉस की अलग टोटल, विचएवर इज ग्रेटर पकड़ लेंगे, उसको सेगमेंट रिजल्ट मानेंगे। इसे सेगमेंट रिजल्ट 2 करोड़, इसे सेगमेंट रिजल्ट नहीं मानेंगे, ठीक है, टोटल रिजल्ट इसे नहीं मानेंगे, ठीक है। 10% और मोर 2 करोड़ का नहीं देखेंगे, ठीक है। टोटल रिजल्ट किसको मानेंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट या फिर टोटल ऑफ लॉस, विचएवर इज मोर। ठीक है, यहां पे लिख रहा था ना, वेदर प्रॉफिट और लॉस, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यानी यहां पे हम ये कह रहे हैं कि अगर 1.4 करोड़ आया, 14 करोड़ का 10% कितना आया, 1.4 करोड़ आया, तो 1.4 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट भी और 1.4 करोड़ से ज्यादा का लॉस भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है। जबकि ये 14 करोड़ क्या था, ये प्रॉफिट वाली फिगर थी, ठीक है। तो चाहे प्रॉफिट के ज्यादा हो जाए, चाहे लॉस ज्यादा हो जाए, जो भी ज्यादा हो जाए उसके 10% से ज्यादा का प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट। समझ में आई ना बात सबको? इस सेगमेंट एसेट का 10% और मोर ऑफ द टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट। सेगमेंट एसेट 10% और मोर ऑफ द टोटल एसेट होना चाहिए। और ये सभी कंडीशन क्या है, और ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे तीसरा वाला हो जाए। इसका मतलब समझ में आ रहा है? रिपोर्टेबल सेगमेंट आप कैसे कैसे बन सकते हो, रेवेन्यू ज्यादा हो जाए 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू, रिजल्ट ज्यादा हो जाए 10% ऑफ टोटल रिजल्ट, या फिर सेगमेंट एसेट ज्यादा हो जाए 10% ऑफ टोटल एसेट। ठीक है, क्या इसके अलावा भी कुछ सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट बन सकते हैं इनके अलावा? हाँ,
मैनेजमेंट अपनी मर्जी से भी किसी को भी रिपोर्टेबल सेगमेंट बना सकती है जो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते। मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये सेगमेंट दिखाना जरूरी है, प्रोडक्ट ई, भले ही इसका सेगमेंट एसेट, सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है, ये सब थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर पाया, लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हमें अलग से दिखाना चाहिए, तो मैनेजमेंट दिखा सकती है। अगला पॉइंट यही है। अ बिजनेस सेगमेंट और अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट विच इज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर द अबव पैराग्राफ may be designated as a reportable segment despite its size at the discretion of management of the enterprise. May be designated as reportable segment, ठीक है, despite its size at the discretion of management. तो क्या क्या याद रखेंगे? कितनी कंडीशन हो गई अभी तक? 4, ठीक है, रेवेन्यू, एसेट के बेसिस पे, रिजल्ट के बेसिस पे और मैनेजमेंट डिस्क्रिशन पे भी हो सकता है, ठीक है। If that segment is not designated as a reportable segment, it should be included as an unallocated reconciling item. ठीक है, उसको बेसिकली हम बोलते हैं unallocated reconciling item का मतलब है reconciling segment, हम ये बोलते हैं। जिसको भी आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट डेजिग्नेट नहीं किया वो reconciling segment बन जाएगा।